हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका मैथ साइंस यानी कि सेकंड पेपर है आपका 9 जनवरी 2023। तो 9 जनवरी 2023 को यह पेपर जो कि पूछा गया था। तो आप लोग में से जो भी एग्जाम दिए होंगे 9 जनवरी मैथ साइंस का पेपर जो कि सेकंड पेपर, तो आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग में से जो भी प्रीवियस ईयर का और भी जो बहुत सारे वीडियो है उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जाके देखें। प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ, जैसे मैथ्स का, उसके बाद संस्कृत, हिंदी, ईवीएस, सीडीपी, तो आप लोग सभी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग इसमें जो है हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी में भी आपका जो है 2 भागों में डिवाइड रहता है। आपका 15 क्वेश्चन आपका जो है गद्यांश से रिलेटेड रहता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है सीडीपी यानी कि बाल विकास से रिलेटेड रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए गद्यांश आज का क्या है। मौनव की 2 मूल प्रवृत्तियाँ होती है, यानी कि मौनव के लगभग जो है सभी मौनव में इस तरह की प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। यहाँ पे जो 2 प्रवृत्तियाँ बताई जाएगी ये लगभग सभी मनुष्यों में पाई जाती है। फर्स्ट है आपका क्या, पहला है कि लोग हमारे गुणों का कद्र करें, हमें दाद दे और हमारा आदर करे, ये फर्स्ट मतलब की प्रवृत्ति होती है। दूसरा है कि हमसे प्रेम करे, हमारा अभाव महसूस करे, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करे। इस तरह की प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती है। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपसे सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। उसके बाद देखिए, ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, उसके बाद स्नेह का भूखा होता है। तो मतलब कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो फिर भी जो है वो आदमी क्या करता है, मतलब क्या होता है, अपने आप में प्रशंसा की, प्रोत्साहन की और स्नेह का भूखा ही होता है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक दे सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाए। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता है। तो इस तरह से व्यवहार कुशलता का मतलब कि आशय बताया गया है कि दूसरों के पास जाइए, सच्चे दिल या सच्चे हृदय से उसकी बातों को समझिए और उसकी कद्र कीजिए। तो यही क्या है, एक तरह से व्यवहार कुशलता है। इसी से ही सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। तो इस तरह से देखिए मानव की 2 प्रवृत्तियों के बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। तो इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएंगे। देखिए फर्स्ट आपका क्या है कि मनुष्य की कौन सी 2 मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इसमें जो है 2 प्रवृत्तियां बताई गई है। तो इसमें से 2 प्रवृत्तियां कौन सा है आपको बताना। फर्स्ट ऑप्शन, स्वयं की तारीफ सुनना तथा दूसरों द्वारा कमी महसूस करना। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ऑप्शन में जो बताया जा रहा है ये मनुष्य की 2 प्रवृत्तियां होती है। फर्स्ट है कि अपना आपका खुद के जो दूसरों के मुंह से तारीफ सुनना, कद्र सुनना, मतलब कि आदर सुनना, इस तरह का मतलब कि प्रवृत्ति होता है। एक दूसरों का हमेशा कमी महसूस करना, इस तरह की 2 प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला है आपका, व्यवहार कुशलता में क्या शामिल नहीं है। व्यवहार कुशलता में क्या शामिल नहीं है आपको बताना। फर्स्ट है सम्मान करना, सच्चाई का साथ देना, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, उपहार देना। बट देखिए ऊपर से आपका तीनों एक तरह से जो व्यवहार कुशलता के अंतर्गत ही ये सारे टर्म आते हैं। सम्मान करना, किसी व्यक्ति का सम्मान करना, सच्चाई के साथ खड़ा रहना, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। बट आपका उपहार देना ये जो है व्यवहार कुशलता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो उपहार देना आपका राइट आंसर हो जाना, कि मतलब हो जाएगा। किसी को अवार्ड देते हैं हम लोग तो वह व्यवहार कुशलता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है आपका, समाज में लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए। आपको समाज में सपोज दैट लोकप्रिय व्यक्ति बनना है तो आप क्या करेंगे। चलिए फर्स्ट है दूसरों की सदा प्रशंसा करना,
दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की सदा सेवा करना, दूसरों का कभी विरोध न करना। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन कौन सा है, वही आप लोग टिक करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इसमें गद्यांश में भी बताया गया है, यदि आपको किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्तियों को भावनाओं को समझना पड़ेगा, उसके नज़दीक जाइए, उसके हृदय मन को समझिए। यही आपका जो है तब आप जो है समाज में एक लोकप्रिय व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो दूसरों की भावनाओं को समझना ही समाज में लोकप्रिय व्यक्ति आपको बनाएगा, जब आप लोग दूसरे की भावनाओं को, मनोवृत्ति को समझेंगे तभी। उसके बाद देखिए अगला क्या है, गद्यांश के अनुसार प्रशंसा। तो गद्यांश के अनुसार प्रशंसा क्या है, केवल लोभी व्यक्ति चाहता है, दूसरों को अहंकारी बनाता है, सच्चे हृदय से होनी चाहिए, व्यक्ति के सामने कभी न करे। तो गद्यांश के अनुसार प्रशंसा क्या होती है कि सच्चे हृदय से होनी चाहिए। कभी भी किसी आप लोग प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो आप लोग अपने सच्चे हृदय से कीजिए। तब इस गद्यांश में भी उसी प्रकार का बताया गया। आपको इस जो भी क्वेश्चन आते हैं तो अपने मन से नहीं देना, इस गद्यांश के अनुसार ही जो मतलब गद्यांश में दिया गया है, लिखा गया है, उसी के अनुसार आप लोगों को टिक करना है। तो गद्यांश में भी बताया गया यदि आपको प्रशंसा करना है तो सच्चे हृदय से करना है। उसके बाद अगला है आपका, सामान्यतः मनुष्य की कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। सामान्यतः जो है मतलब कि आम आदमी को किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अभी इसमें बताया गया था कि कितनों से बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, फिर भी अपने आप में आत्मविश्वासी क्यों ना हो जाए, फिर भी वह व्यक्ति भूखा होता है। तो किस चीज़ का भूखा होता है, प्रेम का, प्रशंसा का, प्रोत्साहन का। इस चीज़ का व्यक्ति हमेशा भूखा होता है, उससे ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा जो है दूसरों व्यक्ति से प्रेम कीजिए, प्रशंसा कीजिए, उसको प्रोत्साहन कीजिए। इस तरह से मतलब कि व्यक्ति को करना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें व्यक्तियों को हमेशा क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या है, प्रेम है, प्रशंसा है और प्रोत्साहन है। उसके बाद अगला आपका, मनुष्य को कब खुशी मिलती है। आपको बताना है इस गद्यांश के अनुसार कि मनुष्य को कब खुशी मिलती है, जब उनसे कोई सलाह मांगता है। बिल्कुल सही बात है, जब भी आपसे कोई सलाह मांगे तब आपको बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो इस गद्यांश के अनुसार भी आपका फर्स्ट नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब है। जब उनसे कोई सलाह मांगता है तो उस टाइम वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खुश होता है। दिल कैसा खिल उठता है का भाव है। तो इस गद्यांश के अनुसार इस जो लाइन में लिखा गया है कि दिल कैसे खिल उठता है का भाव है फूल जाना, हृदय की विशालता, प्रसन्न होना, अहंकार आना। तो दिल कैसे खिल उठता है, इसका अर्थ होता है क्या, प्रसन्न होना, यानी कि खुश होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अगला, मानव की 2 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। ये प्रवृत्तियां हैं। तो इस गद्यांश में मानव के कितने 2 प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसमें आपको बताना है ये प्रवृत्तियां क्या है। ऊंचे पर आसीन लोगों में होती है। क्या ये प्रवृत्तियां सिर्फ बड़े व्यक्तियों में ही होता है, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, अभावों से ग्रस्त लोगों में होती है। जो अभाव से ग्रस्त व्यक्ति है क्या उनमें ही ये प्रवृत्तियां पाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि सभी मनुष्यों में होती है, बिल्कुल सही बात है। ये 2 प्रवृत्तियां जो बताई गई है गद्यांश में, ये जो है सभी मनुष्यों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। उसके बाद है दाद देना। किसी को दाद देता है तो दाद देने का क्या अर्थ हुआ, दाद देने का अर्थ ही हो जाता है किसी का प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है आपका, प्रशंसा करना का अर्थ होता है दाद देना। उसके बाद देखिए यहाँ से एक दूसरा गद्यांश शुरू होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, श्रृंखलाएं ताप से उर्की गलेंगी, भित्तियां यह लौह की रज में मिलेंगी, रक्त से अपने खिलाकर लाल बादल तिमिर को हम उषा आरक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुक्त करने की बात आ रहा है इस गद्यांश में, इस लाइन में, कि हम आज़ाद कर देंगे। तो किससे आज़ाद कर देंगे, बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे। यहाँ पे बंदनी शब्द आया है, वर्ड आया है। तो बंदनी का अर्थ होता है कैदी महिला, यानी कि बंदनी यहाँ पे मातृभूमि के लिए यह टर्म लाया गया है कि मातृभूमि को हम क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। जो परतंत्र है उसे परतंत्र से क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो इस कवि में मातृभूमि शब्द जो है, मातृभूमि शब्द के लिए क्या लाया, बंदनी शब्द को लाया। उसके बाद देखिए, श्रृंखलाएं ताप से उर की गलेंगी, भित्तियां यह लौह
की रज़में मिलेंगी। तो इसका भी आशा है कि मतलब कि देशभक्ति का जो प्रभाव इतना तेज हो जाएगा कि सभी बंधनों को देशभक्ति क्या कर देगा, उसको मुक्त कर देगा। इस तरह का इसमें। उसके बाद तिमिर को हम उषा आरक्त कर देंगे, जो अंधेरा है, जो रात, मतलब कि यहाँ पे तिमिर मतलब अंधेरा है, अंधेरा को हम उषा कर देंगे, मतलब सवेरा में बदल देंगे। तुझे हम मुक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे मतलब तुम्हें हम आज़ाद कर देंगे। तो कवि जो है इससे मतलब कि गद्यांश में जो है धरती माता को यानी कि मातृभूमि को आज़ाद करने का इसमें जो है बखान किया है। चलिए इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। कविता में मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द आया है? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपका क्या है, बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे। तो बंदनी यानी कि बंदनी वर्ड आया है किसके लिए, मातृभूमि के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है आपका। उसके बाद अगला है आपका, देखिए क्या है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? कविता का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य स्वर क्या है? विपन्नता को संपन्नता में परिवर्तित करना, परतंत्र भारत को स्वतंत्र करना। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो है देखिए हम मुक्त कर देंगे, तो जो परतंत्र भारत है इसको स्वतंत्र करने का यहाँ पे आशय बताया गया है कवि के द्वारा इस गद्यांश में। उसके बाद है, श्रृंखलाएं ताप से उड़की गलेंगी, पंक्तियों में ताप से अभिप्राय है। तो इसमें ताप का क्या अभिप्राय है? देशभक्ति का प्रबल भाव, हृदय का घोर तप करना, बंधन की बेड़ियों को समझना, लोहे को बहुत गर्म करना। देखिए श्रृंखलाएं ताप से उड़की गलेंगी, पंक्ति में ताप का अभिप्राय क्या है? तो ताप का अभिप्राय यहाँ पे जो है देशभक्ति का प्रबल भाव से है, मतलब कि देशभक्ति का प्रबल भाव से है। यानी कि आशय इसमें यही हो गया कि हृदय से समाहित देशभक्ति का प्रभाव इतना तेज होगा कि सभी बंधनों को क्या कर देगा, मतलब कि आज़ाद कर देगा, मुक्त कर देगा। यहाँ पे ताप का अर्थ ही हो जाता है क्या, देशभक्ति का प्रबल भाव। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला है आपका, कविता में तिमिर का क्या प्रतीक है? तिमिर आया है, एक उषा वर्ड आया है। तो तिमिर मतलब क्या हुआ, तिमिर को अब हम उषा आरक्त कर देंगे। तो तिमिर का अर्थ हो गया रात और उषा का अर्थ हो जाता है आपका सवेरा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे तिमिर पूछा गया है, तो तिमिर मतलब क्या हो जाएगा आपका, रात हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है आपका। उसके बाद अगला है आपका, देखिए फिर उषा का समानार्थी शब्द भी पूछ लिया कि उषा का समानार्थी शब्द क्या होगा, संध्या, भोर, शाम, मंजूरी। तो यहाँ पे उषा का समानार्थी शब्द आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, भोर यानी कि सवेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भोर बोल सकते हैं या आपका सवेरा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सवेरा यानी कि यहाँ पे भोर लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है। उसके बाद अगला है आपका, लाल बादल खिलाना का भाव है, यानी कि लाल बादल खिलाना, इसका भाव क्या है? तो लाल मतलब एक तरह से क्या हो गया, लाल मतलब रक्त हो गया। तो लाल बादल खिलौना का मतलब कि इसका भाव हो गया स्वयं का बलिदान कर देना। क्या कर देना, स्वयं का मतलब अपने आप का क्या, देशभक्त मतलब कि देश के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, मतलब कि लाल बादल खिला देना। ये आपका यहाँ पे भाव दिखा रहा है, तो स्वयं का बलिदान करना इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से जो CDP बेस्ड यानी कि बाल विकास रिलेटेड अब 15 क्वेश्चन आपका आएंगे। तो आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पिछले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसे भी जरूर देखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो NEP 2020 जो है उसमें विदेशी भाषाओं का अध्ययन का भी मतलब कि यह प्रशंसा करती है। तो विदेशी भाषा जो भी है उसे किस रूप में यह प्रशंसा करती है वही आपको बताना है। तो विदेशी भाषा भी हमें जो है सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो हमारे लिए एक वैकल्पिक भाषा है, तो एक अतिरिक्त भाषा के रूप में हमारे पास मतलब कि वह प्रशंसा करती है हम लोगों के सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। NEP 2020 जो विदेशी भाषा है उसकी अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो अतिरिक्त विकल्प के रूप में, जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखना है, हम लोगों को अंग्रेजी हम लोग सीखते हैं, तो वो एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी किस रूप में स्वीकृत किया गया है? राष्ट्रीय भाषा, कार्यालयी भाषा, एक सूत्र में जोड़ने की भाषा, सह कार्यालयी भाषा। तो इन ऑप्शन के द्वारा वैसे भी आप लोग को पता होगा कि हिंदी हमारा क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। राजभाषा का अर्थ क्या हो जाता है, जो हमारे
यहाँ जो 3 प्रकार की जैसे विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, न्यायपालिका हुआ, इन तीनों के लिए जो भाषा यूज होती है, ऑफिशियल के लिए जो भाषा यूज होती है वही राजभाषा होती है। तो हिंदी राजभाषा यानी कि जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि एक तरह से कार्यालयी भाषा के अंतर्गत आ जाता है। तो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को किस भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? कार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया यानी कि राजभाषा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका क्लियर है। उसके बाद है किसी भी समूह या समुदाय की वाक विशेषता को किस रूप में जाना जाता है? किसी भी समूह या समुदाय की वाक विशेषता, उसकी मतलब वाक विशेषता को किस रूप में हम लोग जानते हैं? सामाजिक बोली, क्षेत्रीय बोली, भाषा विविधता या बोली। यहाँ पे देखिए समूह या समुदाय की बात आया तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग रिलेट करना ऑप्शन में भी। तो किसी भी समूह या समुदाय की जो वाक विशेषता होती है वह सामाजिक बोली होती है। समाज में किस तरह की भाषा बोली जाती है, किस तरह की बोली होती है, वही इसका वाक विशेषता हो जाता है किसी भी समूह या समुदाय की। तो यहाँ पे सामाजिक बोली ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है आपका। उसके बाद अगला है बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को क्या कहेंगे? मतलब बिना किसी भी प्रयास का जो हम लोग मातृभाषा को घर में सीखते हैं वह मानवीय क्षमता क्या कहलाएगा? भाषा सहजबोध, मानव द्वारा भाषा सीखने की नैसर्गिक प्रवृत्ति। बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मानव द्वारा भाषा सीखने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होता है, मतलब कि वह जो है अपने आप स्वतः सभी मनुष्य में पाई जाती है भाषा सीखने। हम लोग घर में पैदा होते हैं तो अपने समाज की भाषा को किसी की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हम लोग भाषा क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो मनुष्य में यह नैसर्गिक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिना किसी उपकरण से, बिना किसी सहारे से हम लोग जो मातृभाषा को, अपने घर की भाषा को सीखते हैं, यह मानवीय क्षमता नैसर्गिक क्षमता यानी कि नैसर्गिक प्रवृत्ति के अंतर्गत ही आती है। यह सभी मनुष्यों में पाई भी जाती है। देखिए अगला है आपका निवेश समृद्ध परिवेश से तात्पर्य है। फर्स्ट है आपका शिक्षार्थियों द्वारा भाषा को देखा जाना, ध्यान में लाना और प्रयोग करना। तो देखिए बहुत सारा बात इसमें बोला चले गया ऑप्शन नंबर 1 में। निवेश समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों द्वारा भाषा को देखा जाना, ध्यान में लाना और प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका क्लियर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। उसके बाद देखिए विज्ञान की भाषा की अपनी प्रकृति और चारित्रिक विशेषताएँ हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है कि विज्ञान की भाषा की अपनी प्रकृति और चारित्रिक विशेषता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। तो ये भाषा रजिस्टर यानी कि प्रयुक्तियों के अंतर्गत आता है, इस रूप में हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को 5 शब्द का एक सेट देती है और उन्हें शब्द टोकरी में से उन शब्दों को खोजने के लिए कहती है जो दिए गए सेट को जोड़ बना सके, इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो एक अध्यापक जो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों को 5 शब्द का एक सेट देती है, उन्हें शब्द टोकरी में से उन शब्दों को खोजने के लिए कहती है तो दिए गए सेट से जोड़ बना सके, इससे किस रूप में जाना जाएगा? विन्यास, शब्दजाल, संयोजन, समूह शब्द यानी कि शब्द समूह। तो ये जो है संयोजन कहलाएगा क्योंकि उसमें टोकरी में से शब्द को निकाल के फिर उसको क्या करना, जोड़ा करना, जोड़ बनाना यानी कि संयोजन करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्लियर है, संयोजन कहलाएगा। उसके बाद अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। फर्स्ट है किसी पाठ सामग्री के अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, ये तो पठन कौशल का उपकौशल होगा ही। वाक्यों और अभिव्यक्तियों को संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ। उसके बाद है पठन सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना और युक्ति की पहचान, ये भी होगा। उसके बाद अगला है क्या, अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाने का अर्थ न समझ पाना। ये देखिए न समझ पाना मतलब कि पूरी तरह से यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा उपकौशल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए राहुल जो है सुबह जो वह क्या किया था, समाचार पत्र पढ़ा था। तो
उसको फिर जो है वह विशिष्ट सूचना देखना चाहता है, उसमें से जो विशिष्ट सूचना उसको देखना चाहता है, तो इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार के पठन को जो है बारीकी पठन कहा जाता है। कौन सा पठन? बारीकी पठन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी पठन? बारीकी पठन, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। उसके बाद अगला आपका, एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखे, एक रूपरेखा तैयार करे, पहला प्रारूप लिखे, लेखन का संपादन करे और अंततः अंतिम प्रारूप लिखे। अध्यापक लेखन के लिए किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि अपने विचारों को एक जगह लिखे, रूपरेखा तैयार करे, पहला प्रारूप लिखे, लेखन का संपादन करे, अंततः अंतिम प्रारूप लिखे। तो अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है वही आपको बताना है। तो लेखन उत्पादन प्रक्रिया, लेखन की प्रक्रिया उपागम। देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसमें जो है अध्यापिका जो अपने विद्यार्थियों से इस प्रकार का उपागम का प्रयोग, लेखन का प्रक्रिया उपागम, मतलब कि लेखन की किस तरह की एक पूर्ण प्रक्रिया होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, इस तरह से बच्चों में एक प्रक्रिया का समझ विकसित करना चाहती है। कौन? अध्यापिका। अगला है आपका, कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए के माध्यम से समय और काल पढ़ रही है। वह शिक्षार्थी को 2-2 जोड़े में बैठाकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। इसके बाद वह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है। फिर से देखिए उसको पुनः मतलब दोबारा पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न 2 कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप में और नियमों को ध्यान उत्कृष्ट करती है। इस युक्ति क्या कहलाता है? मतलब जो भी बातें आ रही है उसको फिर से वह क्या करना कि मतलब कि शिक्षिका बोल रही है उसको पुनः दोहराने के लिए, उस पाठ को दोहराना मतलब फिर से अभ्यास करना या ड्रिल करना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो पूरा ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन से ही आपका ऑप्शन बन जा रहा है कि व्याकरण का अभ्यास यानी कि ड्रिल आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी पाठ को पुनः से करना मतलब अभ्यास करना के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद अगला है आपका, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में पठन में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिज्जे करने में कठिनाई का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? तो कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में जो है पढ़ने में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिज्जे का जो यूज होता है, जो मतलब कि उच्चारण होता है, उसको करने में उसे कठिनाई होता है। तो इस कठिनाई को क्या कहा जाएगा? तो इसको सिंपल से पढ़ने के मतलब कि पढ़ने में जो कठिनाई उत्पन्न हो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है और लिखने में जो होता है वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया क्या होता है? जो उच्चारण करने संबंधित, पढ़ने संबंधी में जो भी कठिनाई होता है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव का उद्देश्य क्या है? संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है आपको बताना। फर्स्ट है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है क्या? कि शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 8 में भाषा पढ़ाने के लिए समाचार पत्र के एक खेल समाचार पत्र का इस्तेमाल करती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में समाचार पत्र का प्रयोग क्या कहलाएगा? तो अध्यापक जो है कक्षा 8 में जो भाषा पढ़ाने के लिए एक समाचार पत्र का उपयोग कर रही है, तो इसमें जो है वह समाचार पत्र इस शिक्षण शास्त्र में क्या कहलाएगा? किस प्रकार का प्रयोग कहलाएगा? आविष्कृत सामग्री, प्रमाणिक सामग्री। बिल्कुल सही बात है। भाषा जो मतलब कि शिक्षण जो है भाषा की कक्षा में जो समाचार पत्र का यूज किया जा रहा है, तो समाचार पत्र का यूज किया जा रहा है उसमें जो है प्रमाणिक शब्दों मतलब कि जो भी चीज़, जो भी घटना उसमें जो लिखा हुआ रहता है समाचार पत्र में, वह एक तरह से प्रमाणिक हो गया कि देखिए यहाँ पे समाचार पत्र में भी इस चीज़ का जिक्र है। तो उस तरह से सभी उसमें बातों को, जो भी उसमें घटना है उसको प्रमाणिक सामग्री के अंतर्गत रखा जाएगा। तो समाचार पत्रों का इस्तेमाल एक प्रमाणिक सामग्री के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलैंग्वेजिंग यानी कि एक से दूसरी भाषा में अंतरण का क्या तात्पर्य है?
तो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफ़र, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है क्या, एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण का भाषाई कौशल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो अंतरण, तो ऑप्शन में भी अंतरण, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से हम लोग टोटल जो है बहुत ही कम समय में हम लोग 30 क्वेश्चन हिंदी के कवर किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं और शेयर भी कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग, बार बार आप लोगों को बोला भी जाता है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।